बिहार की जो राजनीति है तीन बड़े दलों के इर्द गिर्द घूमती है। ये दल हैं आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू। अमूमन ये देखा गया है कि इनमें से जब भी दो पार्टियां साथ होती हैं तो ये आसानी से तीसरी पार्टी पर हावी हो जाती है। इनमें लेकिन जेडीयू ही एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के साथ भी रही है और आरजेडी के साथ भी रही है। यह समीकरण विधानसभा चुनाव में ज्यादा सटीक होता है, लेकिन जब लोकसभा चुनाव की बात आती है तब राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ पीएम का चेहरा कौन है यह भी इस समीकरण पर, 2-1 के समीकरण पर कई बार भारी पड़ता है। किस तरह से पड़ता है आंकड़े एक बार देख लेते हैं। 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था तब बीजेपी और जेडीयू साथ मिलकर लड़े थे। इनके साथ रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी भी गठबंधन में शामिल थी। बीजेपी और जेडीयू ने दोनों ने 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि एलजेपी ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। किशनगंज को छोड़ करके बाकी सारी सीटें यानी 40 में से 39 सीटें इस गठबंधन ने जीत ली थी। अब अगर हम 2014 के चुनाव की बात करें तब बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी अलग अलग लड़े थे। तब नीतीश कुमार मोदी को पीएम का उम्मीदवार बनाया था, बीजेपी ने उससे सहमत नहीं थे तो अलग हो गए थे, तो ये अलग अलग चुनाव लड़ा था। लेकिन बीजेपी ने अपने साथ रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को रखा था। तब आरजेडी, कांग्रेस और एनसीपी ने बिहार में गठबंधन किया था। जेडीयू अकेले ही चुनाव लड़ी थी और तब बीजेपी गठबंधन ने 40 में से 31 सीटें जीती थी जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री के लिए रखा था। और आरजेडी, कांग्रेस, एनसीपी को 7 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि जेडीयू केवल 2 सीटों पर सिमट गई थी। अब अगर 2009 की बात करें जब यूपीए गठबंधन था तब बीजेपी और जेडीयू ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और साथ ही 32 सीटों पर इन दोनों ही पार्टियों ने जीत हासिल की थी। तब आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन था, ये 6 सीटों पर जीते थे और 2 सीटों पर निर्दलीयों को जीत मिली थी। तो ये बड़ा दिलचस्प एक तस्वीर बनकर के सामने आती है बिहार की। 2 वरिष्ठ हमारे साथ पत्रकार जुड़ गए, नवीन उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही मनीष कुमार हमारे एनडीटीवी के नेशनल एडिटर भी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। नवीन जी, आपसे शुरुआत करूंगा। ये जो बीजेपी ने एक तरह का फार्मूला तैयार किया है, 40 में से 30 खुद, 6 सीट पर चिराग और पशुपति पारस और 2 सीट उपेंद्र कुशवाहा को, 1 सीट जीतन राम मांझी को, क्या आपको लगता है कि यह महागठबंधन को टक्कर देने में इस बार कामयाब हो पाएंगे? देखिए, ये फॉर्मूला कोई नया नहीं है। ये बहुत पहले से बात चल रही थी, 6 महीने से चल रही थी कि बीजेपी 30 सीट से कम नहीं लड़ेगी। तो इसका कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं है क्योंकि होना ही था ये। अब जहां तक आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर है कि क्या टक्कर दे सकती है, तो बिहार में निश्चित ही बहुत स्ट्रांग कंटेस्ट होगा। और मेरा मानना है कि नीतीश कुमार एंड लालू प्रसाद के अलायंस को आई थिंक स्लाइट एज रहेगा क्योंकि उनका बेस वोट जो है वो काफी है। उनका बेस वोट, आप अगर पहले के इलेक्शन देखिएगा जब भी वो साथ रहे हैं तो उनका बेस वोट करीब, लालू प्रसाद का अपना बेस वोट जो है वो 27 से 28% है। नीतीश कुमार के कुछ अगर वोट उसमें जुड़ जाएं और कांग्रेस के जुड़ जाते हैं तो वो उनके 40% के आसपास वोट हो जाते हैं, जो कि काफी फॉर्मिडेबल है। दूसरे उसके अलावा बिहार में कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो है काफी डिफरेंस है और कई कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसे हैं जो पर्टिकुलर कास्ट का डोमिनेशन है वहां पर। और आपको अगर स्पेशली चले जाइएगा उस बेल्ट में, किशनगंज, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया, ये सब जो है ये ज्यादा मुस्लिम डोमिनेटेड बेल्ट है। तो ये सब बेल्ट, इन सब जगह पर कंटेस्ट जो है काफी अहम होगा बीजेपी के लिए। जी, तो मनीष को मैं लाता हूं। मनीष, जो बात नवीन जी कह रहे हैं इसमें मेरे 2 सवाल उठते हैं। पहली बात तो ये कि जब इस तरह का गठबंधन होता है तो क्या वोट ट्रांसफर हो जाते हैं, और दूसरी बात ये कि जब हमने आंकड़े बताया आपको कि जब लोकसभा चुनाव की बात आती है तब राष्ट्रीय मुद्दे हावी होते हैं, पीएम का चेहरा कौन है, ये सब बातें भी मैटर करती हैं। देखिए, निश्चित रूप से इस बात में कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जब राष्ट्रीय चुनाव हो और खासकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात होती है तो उनके लिए एक जो 2014 और 2019 में हमने देखा है कि जो आरजेडी का भी आधारभूत वोटर है, खासकर यादव जाति का जो वोट है, उनको उस समय वो नरेंद्र मोदी के नाम पर वो वोट उनको उनके लिए पड़ा है और बाद में वो विधानसभा चुनाव में वो एकजुट होकर आरजेडी के पक्ष में भी पड़ा है। लेकिन साथ ही साथ बिहार के राजनीति की ये भी सच्चाई है अखिलेश कि बिहार में 3 ही दल हैं जिनके पास में डबल डिजिट का वोट शेयर है। वो है जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और बीजेपी। तो अमूमन ये देखा गया है कि इन तीनों में जब भी ये 2 दल
एक साथ आते हैं तो तीसरा जो दल है ना केवल हाशिए पे जाता है, बल्कि साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने जो बीजेपी का प्रोजेक्शन किया है उसमें आपने ये दिखाया है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस को 6 सीटें। तो ये देखना अब बाकी है कि क्या चिराग मानते हैं कि वो पशुपति कुमार पारस के साथ अपनी पार्टी मर्ज कर लेंगे या उनके साथ उनका अलायंस का आखिर फॉर्मूला क्या होगा। बात केवल हाजीपुर की नहीं है, आज की तारीख में चिराग पासवान इस बात को लेकर वो एक तरह से वो आप कह सकते हैं कि इस बात का इस बात में किसी को कोई संदेह नहीं है कि जो पासवान वोटर है वो चिराग पासवान के साथ है। चाचा भले ही मंत्री हो लेकिन चाचा के साथ वोटरों का झुकाव नहीं है। वैसे में चिराग जो है वो कहीं ना कहीं वो किसी भी हालत में जो है चाचा के लिए कुछ भी कंसीड राजनीतिक रूप से कोई जमीन वो अपनी बिल्कुल, तो कंसीड ये नहीं करना सिरदर्द रहेगा मनीष तो बीजेपी के सामने कि चाचा भतीजे की जो लड़ाई है उसे किस तरह से सुलझाए। नवीन जी आपके पास आना चाहूंगा। तो बात जो मनीष कह रहे हैं कि अंक गणित जो है वो एक तरफ है, एक तरफ रसायन भी है, तो जब ये चुनाव होते हैं तो इसमें केमिस्ट्री भारी पड़ेगी या फिर अंक गणित भारी पड़ेगा, ये भी एक देखने की बात होगी। एक चीज जो मनीष बोल रहे थे, चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के क्या ये 6 सीट अगर दिए जाते तो क्या उन दोनों में कोई सामंजस्य स्थापित हो पाएगा, वो बहुत क्रूशियल है। क्योंकि अगर आप देखिएगा तो 5 MP तो पारस जी के साथ हैं और ये 1 सीट लेकर तो चिराग पासवान नहीं लड़ेंगे ना। तो मेरी जहां तक जानकारी और जो समझ है कि बीजेपी इस बात की कोशिश करेगी कि जो पशुपति कुमार पारस के पास कुछ MP है उनको बीजेपी अपने कैंडिडेट के रूप में बीजेपी के टिकट पर वो कंटेस्ट करा सकती है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और तब ये 6 सीट इन लोगों को दे दिया जाएगा तो कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली बात का जिक्र हमने भी किया था। मनीष जाते जाते आपसे पूछना चाहेंगे कि जो दूसरा खेमा है महागठबंधन का खेमा है, हमने एक अंदाजा तो लगाया है कि 16 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू का बंटवारा हो सकता है, 6 सीट जो है कांग्रेस को मिल सकती हैं, बाकी जो है लेफ्ट फ्रंट को मिल सकती हैं। तो वहां पर क्या कोई बातचीत हुई है, कोई शुरुआत हुई है, कोई सुबुगाहट है कि किस तरह का फार्मूला होगा सीटों के बंटवारे को लेकर? देखिए, सीटों का जो फॉर्मूला है वो बाय एंड लार्ज यहाँ पर सेटल रहता है। जब भी दो दल, जैसा कि हमने बात किया कि जब बीजेपी के साथ भी नीतीश थे तो दोनों बराबरी के सीट पर लड़े थे। उस समय 17-17-6 का था। क्योंकि इस बार वामपंथी दल और कांग्रेस हैं तो 16-16-6 और साथ ही साथ वामपंथी दलों को 2 सीटों पर एकोमोडेट किया जाएगा। इसमें कोई बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी फिनोमिना जो है वो आप 2014 से देख रहे हैं, लेकिन बिहार में जो बीजेपी का जो गठबंधन रहा है वो 2009 के चुनाव में नीतीश के साथ या 2019 में फिर से नीतीश और पासवान के साथ था। तो ये जो यहाँ पर जो बीजेपी के एमपी हैं, खासकर कई सारे एमपी हैं, कई सारी सीटें हैं जो वो लगातार 2009 से जीत रहे हैं। तो उन एमपी का उन सीटों पर अच्छा खासा एंटी इनकम्बेंसी भी है। तो बीजेपी कैसे उन सीटों पर जो एंटी इनकम्बेंसी है सांसदों का, उसे कैसे ओवरकम करती है, कैसे उसका ये जानकारी भी दी है दर्शकों को कि बीजेपी ये कह रही है कि कुछ 3 से 4 जो मौजूदा सांसद हैं उनको टिकट ना दे बीजेपी, ये संभावना भी है और कुछ सांसदों की सीट बदलने पर भी पार्टी विचार कर रही है। बहरहाल मनीष आपका और नवीन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।